जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पीएम यशस्वी योजना में ये जो पीएम यशस्वी योजना जो एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है एनटीए द्वारा ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर था सितंबर का 2022 का, वो आज हम सोल्व करने के लिए जा रहे हैं, जो कि साइंस का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंस का 11th क्लास का पेपर है, जिसमें जो सिलेबस है वो 10th बेस ही रहता है। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा की जो है वो शुरुआत करते हैं। ये 20 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको जो आने वाले जो इस साल जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनकी जो है एक ग्राफ कंडक्ट कराएंगे। प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप अपने इससे कि किस तरह का पेपर का जो लेवल है वो रहता है। तो इसी के साथ हम जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि लिखा हुआ है कि पहला जो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दी गई है। तो जो पहली स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं कि हृदय संकुचन के दौरान महाधमनी में लगने वाले अधिकतम दाब को अनुस्थिलन दाब कहते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि एक वयस्क मनुष्य के सामान्य रक्तदाब का मान 120/80 mm पारा यानी कि Hg जिसे कहते हैं Hg है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आप देख सकते हैं 120/80 mm पारा जो है एकदम सही है। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट जो है वो ऊपर वाली है कि अधिकतम दाब को अनिस्तुलन दाब कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, निम्नतम दाब आएगा। निम्नतम दाब जो है, जो मिनिमम प्रेशर जो होता है उसे जो है अनिस्तुलन दाब कहते हैं। अधिकतम को पंकुंचन दाब कहते हैं। तो इसके जो आंसर है वो देखते हैं कौन सा होगा। आंसर होगा कथन असत्य, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट होगी और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट होगी। तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे जो है ये भी स्टेटमेंट बेस है, यानी कि जो एनसीईआरटी से जो है ये डायरेक्ट स्टेटमेंट एक लाइनें जो है वो उठाई गई है। तो पहली इसकी लाइन पढ़ते हैं कि जनन के समय उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं अनुवांशिक होती है। एकदम सही स्टेटमेंट है। जो ये इसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो इनहेरिटेड होते हैं वो एकदम अनुवांशिक है, ये होती है। आगे है कि मानव में नवजात का लिंग निर्धारण पिता के सूत्र X सही है या Y नर के लिए पर निर्भर करता है। XY सत्री के लिए और नर के लिए, Y नर के लिए। जो XY मेल के अंदर जो है वो जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं और फीमेल के अंदर XX होते हैं। तो इसके अंदर जो है ये एकदम सही स्टेटमेंट है। बी भी सही स्टेटमेंट है, फीमेल के अंदर होते हैं और बी भी सही स्टेटमेंट है। आगे सही पढ़ते हैं। लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में किसी भी लक्षण के लिए केवल जीन की एक प्रतिकृति होती है, यानी कि 1 कॉपी ऑफ जीन एनी ट्रेट। तो ये जो है 1 कॉपी नहीं होती, यहाँ पे जो है 2 प्रतिलिपियां होती है, 2 प्रतिकृतियां की जरूरत होती है किसी भी प्राणी के लक्षण के जीन के लिए। ठीक है, लैंगिक जनन के लिए प्राणियों में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे 2 आएगा एक की जगह। और आगे क्या, कायिक उत्पन्नों में होने वाले परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होते। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है, कायिक उत्पन्नों में होने वाले। तो इसकी जो आंसर है वो देखते हैं। ABC तो नहीं होगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ABDC जो है ओनली ये स्टेटमेंट सही दिया गया। आगे थर्ड क्वेश्चन है, ये कुछ हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन और ये पैराथॉर्मोन और लास्ट है एड्रेनल। तो देखते हैं कि इंसुलिन जो है वो वही है जो मधुमेह में जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, ये इंसुलिन हार्मोन होता है। तो मधुमेह किसे कहते हैं, शर्करा यानी कि शुगर। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में आपको नाम आसानी से मिल जाएगा, रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड। तो शुगर, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन। तो ए का क्या हो जाएगा 3। और फिर है प्रोजेस्टेरोन क्या है, ये है फीमेल हार्मोन्स है। प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल हार्मोन है, ये क्या है, फीमेल हार्मोन है एक,
जो क्या है अपने प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन और एजेस्ट्रोन, ये दो हार्मोन होते हैं। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरोन और एजेस्ट्रोन। एक तीसरा हार्मोन और होता है लेकिन वो अपने एनसीईआरटी में नहीं है, जिसे रिलैक्सिन कहते हैं। लेकिन ये दो ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन एजेस्ट्रोन। ये क्या है? फीमेल हार्मोन है, तो प्रेगनेंसी में जो यूज होते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गर्भाधारण में काम करने पर, ये देखिए बी का क्या आ जाएगा? फोर्थ। ये इसका हो जाएगा बी का, और ये ए का। और आगे है पैराथार्मोन। तो पैराथार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस, ये पैराथार्मोन होता है जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस जो स्तर होता है, कैल्शियम और फास्फोरस इसको नियंत्रित करता है। इसी से क्या है कोलेस्ट्रॉल और इसकी भी नियंत्रण करते हैं। तो ये पैराथार्मोन का, ये इसका हो जाएगा सी, यानी कि इसका सी। और एड्रिनल, एड्रिनल जिसे 3F हार्मोन भी कहते हैं। इस एड्रिनल जो अपने शरीर में जो जब गुस्सा ज़्यादा आता है तो आंखों की पुतलियां सिकुड़ना और जीभ का सूखना, ये एड्रिनल हार्मोन के कारण होता है। तो इसका आस्मिक, शरीर में आस्मिक संकट की समय जो कंडक्ट होता है, इमरजेंसी बॉडी में जब इमरजेंसी स्थिति होती है, यानी कि अचानक डर लगना या भागना, तो इसमें एड्रिनल होता है। तो इसका हो जाएगा डी। तो आप देख सकते हैं इसका जो सही है फर्स्ट का 3। अब देखिए ए, अगर इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बस ए पता लगा लें तो ए, देखिए ए का जब 3 आ गया तो इसके में देख लीजिए ए का 3 किसी में नहीं है, केवल एक स्टेटमेंट के अलावा। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी वो मिलान वाला ही है, यानी कि मैच लिस्ट वाला है। तो इसमें देखिए हाइड्रा, इसमें ये कुछ कवक दिए गए हैं, इनको है ना मिलाना है अप्सरी में आपस में। तो देखिए हाइड्रा, हाइड्रा जो है वो किसकी है, मतलब डायरेक्ट मिलाना है इनको, अपने को देखना नहीं है ये लैंगिक है ये लैंगिक जनन वाले हैं कौन से हैं। लेकिन अपने देख सकते हैं हाइड्रा जो है मुकुलन की विधि से प्राप्त होता है। तो ये हाइड्रा का क्या हो जाएगा? ए। फिर है कवक, कवक तो है जो है वो बीजाणु है, तो ये बीजाणु विखंडन से प्राप्त होता है। तो इसका बी। अमीबा, अमीबा द्विविखंडन, अमीबा जो है द्विविखंडन विधि से प्राप्त होता है। ये इनकी विधियां दी गई है सामने। तो अमीबा द्विविखंडन विधि से प्राप्त होता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सी। और प्लेनेरिया पुनरुत्वर्धन से प्राप्त होता है, तो इसका ये। अपने को देखना नहीं है कौन है लैंगिक है या लैंगिक है, अपने को जो पूछा बस वही बताना है। तो देखिए हाइड्रा का जो है वो मुकुलन, कवक का जो है वो अपने बीजाणु, और अमीबा का जो द्विविखंडन विधि से प्राप्त होता है, और प्लेनेरिया ये पुनरुत्वर्धन विधि से प्राप्त होता है। तो ये डायरेक्ट है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत डीप एनसीईआरटी से पूछा गया है। ये एकदम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सही है। तो पहले का ए का बी, यानी कि ए का सेकंड केवल इसमें दिया गया है फोर्थ में। और यहाँ पे देख सकते हैं कवक का जो है ए का जो है ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट। तो ये रहा ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये भी एकदम स्टेटमेंट सी है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब नीचे स्टेटमेंट दी गई है कि सिरे की ओर जाने पर घटता है, सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सिरे के स्थान पर समान रहता है, या हर स्थान पर शून्य रहता है। तो ये जो है परिनालिका वाला जो ये मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसमें देखिए सिरे की ओर जाने पर घटता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, तो ये भी गलत है। हर स्थान पर समान रहता है, ये भी गलत है। तो शून्य रहता है हर स्थान पर, ये जो है वो एकदम सही स्टेटमेंट है। किसका पूछा गया इसमें? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड का पूछा गया, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बता दिया। इसमें क्या आएगा? सीधे किस स्थान पर जाने पर
ये क्या है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। परिनालिका का जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र का पूछा गया, चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का पूछा गया, वो माफी चाहूंगा मैंने किसी और का बता दिया। तो सिरे की ओर जाने पर जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है परिनालिका में भीतर की ओर है वो बढ़ता है, हमेशा इंक्रीज होता है। इसका ग्राफ ऊपर की तरफ आता है तो इंक्रीज होता है। तो इसका जो है बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि सूर्य के प्रकाश के आकाशीय परिवर्तन के कारण सूर्य उदय और सूर्योदय के बीच समय बढ़ जाता है। तो कितना समय बढ़ जाता है, वो 2 मिनट कुछ सेकंड्स होते हैं। लेकिन इसमें देखते हैं क्या दिया गया, तो इसमें 2 मिनट दी गई है, 2 मिनट दी गई है। तो ये 2 मिनट कुछ सेकंड होता है, लेकिन ये 2 मिनट सही है। तो इसमें 2 मिनट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश जो है वो सूर्य का जो है अपने यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य प्रकाश के आकाशीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच में समय बढ़ जाता है, यानी 2 मिनट पहले दिखाई देता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। कुछ इस टाइप की इसकी कंडीशन होती है। यहाँ पे जो होता है वो परावर्तन के कारण अपनों को यहाँ पे दिखाई देता है, और यहाँ पे जब वो नीचे आ जाता है तो भी वो परावर्तन के कारण यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये बीच में है 2 मिनट का गैप होता है। हाँ, पूर्णांतिक परावर्तन होता है जो एटमॉस्फेयर में होता है। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक बायोगैस को एक सर्वश्रेष्ठ ईंधन बनाता है। तो बायोगैस में कल भी परसों की जो क्लास थी उसमें साइंस में दिखाया था बायोगैस में कौन सा इस्तेमाल होता है, तो ये है मीथेन, CH4। इसका थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन जो है वो बायोगैस में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ ईंधन माना जाता है। आगे ये जो है एक न्यूनतम प्रतिरोध का है, ये न्यूनतम प्रतिरोध कौन सा होगा, 100 ओम, 25 ओम, 50 ओम, 1 ओम के प्रतिरोधों का संयोजन करने पर प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध का मान, यानी कि न्यूनतम प्रतिरोध है उसका जो है वो मान पूछा गया है। तो अपने समांतर क्रम में जो संयोजन करेंगे इसको प्रतिरोधों का प्राप्त संयोजन, इसका जो संयोजन करके अपने जो न्यूनतम प्रतिरोध आएगा वो 1 ओम से कम ही आएगा, 1 ओम से क्या है कम आएगा। इसमें क्या है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बेस है, इसका समांतर क्रम में संयोजन करना होगा, तो जब जाके ये 1 ओम से कम आएगा। तो इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये अवतल दर्पण का दिया गया है, 15 सेमी अवतल दर्पण दिया गया है, उत्तल नहीं है अवतल दर्पण है, और 30 सेमी की दूरी पर सामने कोई वस्तु जो है खींच के रखी गई है, यानी कि अपने को यू दी गई है और प्रतिबिंब की प्रति आकार निम्नलिखित में से क्या होगा, यानी वी निकालना है। वी पूछा है, यू दी गई है और एफ दिया गया है। एफ है हमारे पास, यू है और वी निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1/v + 1/u। तो अपने को पता है अवतल दर्पण में जो है फोकस दूरी और जो ये ऑब्जेक्ट की दूरी है वो क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो 1/15 सेमी के अवतल दर्पण 30 सेमी दूरी पर, यानी कि फोकस दूरी जो है वो 30, फोकस दूरी है वो 15 है, फोकस दूरी 15 माइनस की, और 1/v निकालना है प्लस 1/-30। तो इसे अपने जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/v और नीचे 30 कॉमन, +1 -2, तो माइनस इसका जो है 30 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, -30 सेमी। -30 आ गया, तो अपने को तो ये तो पूछा ही नहीं कि इसकी वो ऑब्जेक्ट से दूरी क्या आएगी, कौन सा आएगा, लेकिन अपनों को पूछा कौन सा आएगा, तो इसका आएगा वास्तविक उल्टा और आकार चित्र बनाता है। तो वास्तविक जो उल्टा है, वास्तविक उल्टा, और देखिए -30 ही तो इसकी ऑब्जेक्ट की थी और -30 ही है, तो इसका मतलब v और =u दोनों सेम है, तो बिम के बराबर, यानी कि ऑब्जेक्ट के बराबर ही इसका जो है रिजल्ट आया है। तो ये हो गया वास्तविक उल्टा और बिम के बराबर, यानी कि थर्ड इसका जो है वो राइट आंसर हो गया, v और u बराबर आने के कारण। नेक्स्ट चलते हैं कि एक
गाड़ी चालक गाड़ी चलाते समय दूर लगे हुए विज्ञापन पटल को आराम से पढ़ पाता है, परंतु गाड़ी में डैशबोर्ड पर लगे ओडोमीटर को पढ़ने में कठिनाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसके विकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों दूर हट जाते हैं। उसका विकट बिंदु दूर हट जाता है, दूर बिंदु पास आ जाता है। उसका विकट बिंदु दूर हट जाता है, उसका दूर बिंदु पास आ जाता है। तो उसका निकट बिंदु दूर हट जाता है, यानी कि पास वाला जो है वो नहीं पढ़ पा रहा। वो इसका मतलब है उसका निकट बिंदु है वो दूर हट गया। ये उसका है नेट अपने जो है आई साइट के ऊपर क्वेश्चन था, सामान्य जर्नल बेस क्वेश्चन था। उसके निकट बिंदु और दूर बिंदु दूर हट जाते हैं, तो दोनों तो दूर हट जाएंगे तो वो दूर वाला भी नहीं पढ़ पाएगा। और अगर निकट बिंदु दूर हट जाता है और दूर बिंदु पास आ जाता है तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गए दोनों। और आगे क्या है, उसका दूर बिंदु पास आ जाता है, तो ये भी गलत है। उसका निकट बिंदु दूर हट जाता है, तभी अपने को आई साइड में प्रॉब्लम होती है, तो नज़दीक वाला पढ़ नहीं पाते। तो ये है सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो है 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत चुंबक की शक्ति उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में परिवर्तन कर सकती है। तो ये जो है इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड है कि किसी चुंबक की शक्ति उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में परिवर्तन करके परिवर्तित की जा सकती है। तो ये एकदम सही है। उसकी शक्ति को अपने जो है विद्युत धारा में परिवर्तन करके उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। आगे है कि विद्युत चुंबक के ध्रुवों की दिशा बदली जा सकती है। तो ये भी सही है। ज़्यादा फील्ड फोर्स अप्लाई करके इसकी जो है पोल्स जो है वो बदले जा सकते हैं। आगे है कि विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक है। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत हो गया, स्थायी चुंबक नहीं है ये। स्टील का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। तो ये गलत है, स्टील का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जाता। तो सही क्या है? ओनली ए और बी जो है वो सही स्टेटमेंट है। तो ए और बी इसमें जो है सही स्टेटमेंट है। आगे है कि अभिनेतु लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। अभिनेतु लेंस की फोकस, तो ये है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन बी चेंज बाय द एक्शन ऑफ। तो किसकी सहायता से किया जाता है? तो कॉर्निया की सहायता से तो नहीं किया जाएगा। और पुतली है जो इसका, तो इसमें कोई काम ही नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। दृष्टिपटल और जो है पक्षमामी पेशियां, इनका काम होता है। तो इसमें जो है परिवर्तन के लिए पूछा है, तो परिवर्तन के लिए अपने जो है फोकस दूरी की, तो ये जो कैलिरी मसल्स जो होती है आई के अंदर, नेत्र के अंदर, उसमें पक्षमामी पेशियां जो होती है उनका उपयोग किया जाता है। रेटिना का प्रयोग तो केवल ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत। तो 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें 13 क्वेश्चन है, पीछे ही है। विद्युत बल्ब जिसका मान 60 वोल्ट 220 वोल्टेज वोट और वोल्टेज है और 80 वाट है और ये वोल्टेज 220 यानी कि नॉर्मल है जो घर में सप्लाई होती है उसमें, उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? यानी कि आर का रेशो पूछा है। तो आर के रेशो में जो फॉर्मूला होता है तो V² होता है। ये जो है फॉर्मूला, इस पे बेस में ये केवल इसका रेशो जो है रेशो में पूछा है। तो रेशो निकालेंगे अपने। फॉर्मूला क्या होता है? R=V²/P, यानी कि विभवांतर हो गया ये तो, और ये हो गया सामर्थ्य। अब आगे चलते हैं। रेशो में पूछा है तो अपने इसकी जो है डिटेल क्या है? 60 220 80 220, यानी कि इस प्रकार की अपने को बनानी पड़ेगी। V² है यहाँ पे भी V² है और यहाँ पे इनकी सामर्थ्य है। तो V² क्या थी? 220, यानी कि विभवांतर जो वोल्टेज थी वो 220 थी।
220 इंटू 220 अपॉन में क्या था 61 में, और इधर क्या था 220 इंटू 220 अपॉन में 80। तो अपने देखते हैं, इनको काटने की कोशिश करते हैं। तो इससे तो ये डायरेक्ट ही कट जाएगा, इससे ये डायरेक्ट ही पूरा का पूरा कट जाएगा। और ये जो है क्या आ गया, अपने रेशो देखें तो 60-80 बच गया। तो इसमें भी अगर अपने काटेंगे तो देखिए अपने इसको निकाल सकते हैं 4 डायरेक्ट 4 4 3 आ गया। इसको इधर और इसको तिरछा गुणा करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं ऐसे। हाँ, व्युत्क्रम हो जाएगा तो 60 और ये। तो अब इनको अपने निकाल देते हैं। तो देखिए 20 के टेबल से जब इसको अब 0 से 0 निकाल के 2 के टेबल से भी कर सकते हैं, तो ये 3 और ये 4। तो 4:3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4:3 क्या है, ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो ये इसका राइट आंसर। ये फॉर्मूला याद रखना है, V1 V2 P1 P2, बस इसी फॉर्मूले बेस ये क्वेश्चन था, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन है कि खाने की विकृत गंधिका एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया है। एक दिया गया है अपचयन अभिक्रिया है, और दूसरा क्या दिया गया है, और दूसरा दिया गया है विकृत गंधिका को तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर रोका जा सकता है। तो ये जो है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जिसकी एनसीईआरटी नहीं देखी हुई वो ये क्वेश्चन नहीं छेड़ सकता। कि खाने की विकृत गंधिका एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया की रेडिसिटी ऑफ द फूड ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो है रिडक्शन रिएक्शन नहीं होती है, अपचयन नहीं होगा यहाँ पे, ये ऑक्सीकरण होता है इसका। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया नहीं है। तो ये स्टेटमेंट यहीं गलत होगी, क्योंकि ये रेडिसिटी ऑफ द फूड जो होती है वो रिडक्शन नहीं करती, वो क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है। आगे है कि विकृत गंधिका को तेलीय वसायुक्त ऑक्सीकारक मिलाकर रोका जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ऑक्सीकारक मिलाकर उसे रोक देंगे, क्योंकि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है तो ऑक्सीकारक ही मिलेंगे इसमें। तो इससे इसको क्या है, रोका जा सकता है। जैसे नाइट्रोजन गैस का प्रवाह करके भी इसको रोका जा सकता है। तो ये ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण से रुकेंगे, तो ये एकदम सही है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत होगी, और स्टेटमेंट B जो है सेकंड जो है वो सही है। तो फोर्थ जो है स्टेटमेंट A इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये सही हो गया, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। आगे ये कुछ अपने को एसिड दिए गए हैं, और इनको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो वो है तो उदर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका क्या हो जाएगा, A। आगे कर्ड के अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक। कर्ड के अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक। और आगे है कि स्टेरिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, यानी कि जो नेटल वो डंक क्या है, वो कांटे जो होते हैं नेटल का जो डंक होता है उसके अंदर कौन सा होता है, तो उसके अंदर होता है ऑक्जेलिक जो है वो होता है उसके अंदर। सॉरी, इसके अंदर टमाटर, अच्छा यहाँ पे टमाटर का पूछा गया, टमाटर आ गया, तो टमाटर का क्या होता है, ऑक्जेलिक। टमाटर के अंदर कौन सा होता है, ऑक्जेलिक। तो नेटल लीव्स के अंदर कौन सा होएगा, ये होएगा मेथनोइक, C। जिस मेथनोइक उसमें भी होता है, मधुमक्खी के डंक में भी होता है मेथनोइक, और लाल चिंटी में भी मेथनोइक ही होता है, और नेटल लीव्स के अंदर भी ये मेथनोइक होता है। तो पहले का क्या होगा, फोर्थ। इसकी देखते हैं आगे, सेकंड का फोर्थ, पहले का होगा सेकंड का फोर्थ होगा, सॉरी यहाँ पे दिया गया ना, सेकंड का फोर्थ, और पहले का होगा थर्ड, पहले का थर्ड और सेकंड का फोर्थ। तो ये B जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा
कथन धातुओं की स्वीकृतियाँ दर्शाता है। ये वो श्रेणी जो होती है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, एक सीरीज बनती है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस प्रकार की जो सीरीज अपने एनसीईआरटी में एक पेज पर स्पष्ट ये जो है सीरीज का चार्ट दिया गया है। सक्रियता श्रेणी जिसको कहा जाता है, सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज, एकदम स्पष्ट एक पेज पर पूरी ये सीरीज जो है वो दी गई है। तो इसी से ये क्वेश्चन है वो 16 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी होती है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा सोडियम है। तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम, लेड और ये Ag यानी कि वो क्या कहते हैं चांदी जो है वो पूछा गया है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, लेड और चांदी Ag, और पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑर्गन, ये तो सीरीज ही खराब कर दी क्योंकि इसके अंदर सोडियम लास्ट में दे दिया, जबकि सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और इसमें एल्यूमिनियम फर्स्ट पे, सोडियम सेकंड, तो ये तो यहाँ से कट गया, सोडियम लास्ट में सेकंड आ ही नहीं सकता, इसमें भी कट गया। और यहाँ पे Ag जो चांदी है उसको सबसे ज़्यादा बताया तो ये भी कट गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। ये एकदम एक एनसीईआरटी के अंदर अपने जो है एक पूरे पन्ने के अंदर ये स्टेटमेंट, ये सारणी जो है, ये जो इसकी सीरीज का चार्ट है वो दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं जाके। आगे 17वां क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसका रेशो है स्टेटमेंट बेस का, यानी कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइनें उठाएगी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं वो एल्केन होते हैं। अब देखिए दोहरे आबंध पूछ लिया, तो दोहरे आबंध तो इसमें होते ही नहीं, एल्केन क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। 17वां क्वेश्चन है, तो 17वां में जो है देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोहरे आबंध और वो क्या होते हैं, एल्केन। तो एल्केन के अंदर तो ऐसी कोई सीरीज ही नहीं है, एल्कीन के अंदर होते हैं दोहरे आबंध, एल्केन तो सिंगल बॉन्ड होते हैं। आगे है कि हीरे का नेतु शल्य चिकित्सा, यानी कि जो है आई सर्जन में हीरे का एक जो मोतिया बिंदी होती हैं उनमें इसका औजार जो होता है वो हीरे डायमंड का बना होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। आजकल एक और एलिमेंट आता है उसका नाम याद नहीं है, उसके भी बनाए जाते हैं क्योंकि हीरा काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। आगे है कि मोलेसलेस का किण्वन एथेनॉल द्वारा किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। आगे है कि हीरे एवं ग्रेफाइट के रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं, तो रासायनिक समान होते हैं लेकिन भौतिक जो गुणधर्म है वो एकदम सही नहीं होते हैं। आगे जो है तो इसमें क्या है, क्या पूछा था, इसमें सही कथन बताने थे, तो बी सी डी केवल इतने ही सही है, बी सी और डी। पहले में मैंने आपको बता दिया ये कि सिंगल एल्केन जो है वो सिंगल होते हैं और एल्कीन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं और एल्काइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका ये पहला है जो वैसे ही गलत हो गया, सिंगल दोहरे आबंध पूछ लिया, डबल बॉन्ड यानी। आगे चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कौन सा तत्व एक ही आवर्त में नहीं आता, यानी कि एक ही आवर्त में नहीं आता, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू सेम पीरियोडिक टेबल। तो इसमें जो है अपने देख सकते हैं एक भी आमंद में नहीं तत्व नहीं आता। ये देखिए मैग्नीशियम जो है ये आवर्त में आता है क्योंकि ये मैग्नीशियम चतुर्थ आवर्त में आता है, सल्फर भी आता है, क्लोरीन भी आता है उसमें। तो ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन एक आवर्त में नहीं आता, ये अलग है, ये जो है इससे अलग आते हैं। मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन तीनों तीसरे आवर्त में आते हैं, देख सकते हैं आपने। और ब्रोमीन जो है, यानी कि इसमें ऐसे पूछा, थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, एक ही आवर्त में नहीं आता, तो हिंदी में तो वैसे ही घूम जाते हैं। तो ऊपर देखिए, अपने ऊपर जब पढ़ेंगे नोट बिलोंग टू सेम पीरियड, यानी कि इनमें से जो ये चार एलिमेंट है इनमें से तीन जो होंगे वो एक ही आवर्ती होंगे। तो अपने देख सकते हैं मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन ये जो है तीसरे आवर्ती हैं, जबकि ब्रोमीन जो है ये फोर्थ का है, फोर्थ पीरियड का है। तो ये अलग हो गया, तो ये डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे है कि इसमें भी स्टेटमेंट पूछे गए हैं। आप एक चीज़ गौर करी हो तो हर एक जो अपने इसका 10th का जो सिलेबस है उसके हर जो चैप्टर है उसमें से एक के क्वेश्चन आ रहा है। मैंने ये चीज़ नोट करी। अब ये जो जैव विविधता वाला है ये लास्ट चैप्टर में से है, यानी कि 19वां जो क्वेश्चन है वो 10th क्लास की जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं जैव विविधता वाले उनमें से लिए गए हैं। अपने देख सकते हैं कि जंगल जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं, तो ये सही है, जंगल जो है वो हॉटस्पॉट होते हैं। आगे जो है कि नदियों पर बड़े बांध बनाने से वनोन्मूलन के कारण पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। सही है, बांध बनाने से जो है काफ़ी पेड़ काटे भी जाते हैं और जो सॉइल है उसकी स्टेबिलिटी भी खराब होती है। आगे सी है कि राजस्थान में खादीन, महाराष्ट्र में बंदारस, केरल में सुरंगमन जल संग्रह नवीन तरीके हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पकड़ा गया कि नवीन यानी कि जो लेटेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग जो मेथड है वो लेटेस्ट नहीं है, ये क्या है, ओल्डेस्ट है, यानी कि पुराने हैं, प्राचीन है, ओल्डेस्ट है। तो ओल्डेस्ट मेथड है, ये नवीन तरीके नहीं है जो आज उपयोग में लाई जा रही है, ये नवीन नहीं है, ओल्डेस्ट है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी गलत। चिपको आंदोलन रेनी गढ़वाल से प्रारंभ हुआ था, तो ये एकदम सही है। ए, बी और डी जो है इसके राइट आंसर होंगे। तो ए अब देखेंगे यहाँ पे ए, बी और डी, ए, बी और डी किस में दिया गया है, 4th के अंदर, ए, बी, डी इसके जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा सर्वभक्षी नहीं है, यानी कि ओमनिवोर। सर्वभक्षी क्या होता है, जो सब कुछ खाते हैं, यानी कि शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। तो मानव जो है वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, कौवा भी जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, कुत्ता भी शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, लेकिन कैमल जो है वो केवल शाकाहारी जानवर है, जो घास फूस और पत्तियां वगैरह ये खाता है। तो ऊंट जो है वो ओमनिवर यानी कि सर्वभक्षी जानवर नहीं है। तो ये इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, गलत हो जाएंगे। तो ऊंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो साइंस की जो क्लास है ये 20 क्वेश्चन हो गए साइंस के। आगे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोशल साइंस है, एसएस, जो हम नेक्स्ट क्लास में पूर्ण करेंगे। तो आज की जो ये क्लास है ये 20 क्वेश्चन की यहीं पर एंड होती है। एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है कि हर चैप्टर में से लगभग एक क्वेश्चन उठाया गया है और ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि काफ़ी अच्छा पेपर है ये, एनटीए द्वारा बनाया गया। क्योंकि एनटीए जो है वो अपने इंडिया में बहुत बड़े पेपर कंडक्ट कराती है। आप देख सकते हैं एम्स का जो ये पीएमटी पेपर होता है, यानी कि नीट का जो पेपर है जो एमबीबीएस कॉलेज के लिए होता है, वो भी एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और आईआईटी और जेई मेंस के जो पेपर हैं, एनआईटीज के जो पेपर हैं, वो भी एनटीए कंडक्ट कराता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का इन्होंने पेपर बनाया है। काफ़ी अच्छे मतलब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन उठाए गए हैं और लगभग हर कोई भी ऐसा चैप्टर मैंने तो देखा नहीं जो छोड़ा हो इन्होंने, क्योंकि काफ़ी मेल जोल करके बनाया गया है। तो ये जो एग्ज़ाम है साइंस का ये काफ़ी लेवल का बनाया गया है। चाहे इसके अंदर सिलेबस चाहे 10th का हो, आप 11th का जो बच्चे हैं वो देंगे, सिलेबस 10th का है लेकिन अच्छा है। तो जो 10th के बच्चे हैं वो अगर अभी से इसको देख के चलेंगे तो हो सकता है अगले साल उनका जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में नाम देखने को मिले और वो इसका अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि स्कॉलरशिप जो है वो भारत के अंदर शायद ही किसी और एग्ज़ाम की इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती हो। 1.25 लाख 2 साल देना बहुत अच्छी बात है, यानी 2.5 लाख रुपए जो है वो आपके जो है स्टडी के लिए डायरेक्ट यूज़ होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी अमाउंट है और आप देख सकते हैं। तो ये जो है साइंस के 20 क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।